मूवी की शुरुआत एक आदमी जॉन गैरिटी की थकी हुई आवाज से होती है, जो उस भयानक घटना को याद करते हैं जिसने धरती के पतन की नींव रखी। वह बताते हैं कि आज से 5 साल पहले कॉमेट क्लार्क नाम के एक विशाल धूमकेतु के टुकड़े धरती से टकराए थे और उसी पल से एक ऐसी वैश्विक तबाही शुरू हुई जैसी मानवता ने पहले कभी नहीं देखी थी। सिर्फ कुछ ही दिनों के भीतर दुनिया की लगभग 70% आबादी खत्म हो गई। हवा जहरीली हो गई, पानी दूषित हो गया, इकोसिस्टम पूरी तरह ढह गए और मौसम इतना क्रूर बन गया कि धरती की सतह पर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो गया। जैसे जैसे रेडिएशन फैलती गई और स्ट्रोम पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा होते चले गए, बचे हुए चंद लोगों के पास जमीन के नीचे शरण लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वे दुनिया भर में फैले बेहद सुरक्षित बंकरों में छिप गए। इन्हीं में से एक सबसे अहम बंकर ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन के नीचे गहराई में बना हुआ है, जहां इस महाविनाश के बाद भी पूरे 5 लंबे सालों तक लोगों का एक छोटा सा समूह किसी तरह जिंदा रहने में कामयाब रहा है। अब हम वर्तमान समय में जॉन गैरिटी को उसी सुरक्षित बंकर से बाहर निकलकर आसपास गश्त करते हुए देखते हैं। वह जले हुए समुद्री तट पर बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हैं और लगातार रेडियो के जरिए बेस से संपर्क बनाए रखते हैं। उनका मिशन आसपास के इलाकों की जांच करना है, ताकि ऐसे किसी भी रिसोर्सेज का पता लगाया जा सके जो समुदाय को कुछ और दिन जिंदा रखने में मदद कर सके। अपनी खोज के दौरान जॉन को किनारे पर जमी बर्फ में फंसी हुई अबैंडन्ड लाइफ बोट्स मिलती हैं, जो समुद्र के बहाव में बहकर वहां आ गई होती हैं। जॉन उनकी तलाशी लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें बर्फ में आधा दफन एक विशाल तबाह हो चुका जहाज भी दिखाई देता है। जहाज के अंदर उन्हें कुछ औजार और कीमती संसाधन तो मिलते हैं, लेकिन साथ ही एक भयावह मंजर भी देखने को मिलता है। जहाज का क्रू कई साल पहले मर चुका होता है और उनके अवशेष चारों ओर बिखरे पड़े होते हैं। मलबे के बीच जॉन को एक नोटबुक भी मिलती है, जिसमें एक सूखा हुआ फूल रखा होता है। ये उस खूबसूरत दुनिया की याद दिलाता है जो कभी अस्तित्व में थी। जॉन उसे अपने पास रख लेते हैं। तभी बंकर से उन्हें एक इमरजेंसी चेतावनी मिलती है। एक बेहद भयानक रेडिएशन स्ट्रॉम तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। अगर वह तुरंत वापस नहीं लौटे तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। घबराहट में जॉन पूरी ताकत लगाकर बंकर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही तूफान आसपास के इलाके को निगलना शुरू करता है, जॉन किसी तरह समय रहते अंदर पहुंच जाते हैं और बंकर के भारी दरवाजे को सील कर दिया जाता है। ठीक उसी पल बाहर रेडिएशन हर चीज को अपनी चपेट में ले लेता है। अंदर पहुंचते ही जॉन आखिरकार एक गहरी सांस लेते हैं। इधर बंकर के अंदर जिंदगी लगातार दबाव में आगे बढ़ रही है। नेता, वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात एक ही सवाल में उलझे रहते हैं कि इन तेजी से खत्म होते संसाधनों और सीमित खाने के साथ आखिर उनके पास कितना समय बचा है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वे थोड़ा और टिक पाए तो शायद धरती की सतह धीरे धीरे इतनी ठीक हो जाए कि दोबारा खेती शुरू की जा सके और इंसानियत को फिर से शुरुआत करने का एक छोटा सा मौका मिल सके। लेकिन बंकर की सबसे अहम वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर अमीना साफ कहती हैं कि भले ही रेडिएशन स्तर थोड़े कम हुए हैं, फिर भी इंसान धरती की सतह पर लंबे समय तक बिना उन्नत सुरक्षा उपकरणों के जिंदा नहीं रह सकते। इसके बावजूद भी वह अपनी रिसर्च से एक छोटी सी उम्मीद देती है और बताती हैं कि दक्षिणी फ्रांस के पास जीवन के दोबारा पनपने के संकेत मिले हैं, ठीक उसी जगह पर जहां कॉमेट क्लार्क ने सबसे पहले धरती से टकराया था। उनकी थ्योरी के मुताबिक उस विनाशकारी टक्कर की भीषण गर्मी, धरती की गहराइयों से निकली खनिजों से भरपूर मिट्टी और उसके बाद बने पानी ने शायद अनजाने में पुनर्जनन के लिए आदर्श हालात बना दिए हैं। कुछ लोग इस थ्योरी को इंसानियत की आखिरी उम्मीद मानते हैं, लेकिन उनके लिए फ्रांस पहुंचना अब भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि वहां संसाधनों के लिए बार बार युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं। इसी बीच जॉन अपने थेरेपिस्ट के साथ एक सेशन में होते हैं, जहां एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई सामने आती है। बाहर से मजबूत दिखने वाले जॉन दरअसल रेडिएशन की वजह से एक टर्मिनल बीमारी से जूझ रहे होते हैं और उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 7 या 8 हफ्ते बचे होते हैं। इस सच को जानने के बावजूद भी वह अपनी बीमारी को अपनी पत्नी एलिसन और अपने बेटे नाथन से छिपाने का फैसला करते हैं। उधर बंकर के भीतर हालात और भी नाजुक होने लगते हैं। अब भूकंप पहले से ज्यादा बार आने लगते हैं। हर झटका लोगों को यह याद दिला देता है कि जमीन के नीचे भी कोई जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसी तनाव के बीच जॉन की पत्नी एलिसन सबको बाहर से आ रहे जीवित बचे लोगों के सिग्नल के बारे में बताती है, जो अबैंडन्ड गुफाओं और पुरानी खदानों में छिपे हुए हैं। सभी लोग संसाधनों की कमी और बाहर से आने वाले लोगों के साथ आने वाले रेडिएशन के खतरे पर बहस करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार वोट कराकर बचाव दल भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं। इधर जॉन अब क्षतिग्रस्त सिस्टम की मरम्मत में जुट जाते हैं।
वह पानी की आपूर्ति को बहाल करते हैं और ऊर्जा लाइनों को स्थिर करके कुछ पलों के लिए बंकर को फिर से चलने लायक बना देते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होते हैं। वहीं हल्के फुल्के संगीत के बीच जॉन अपनी पत्नी और बेटे से थोड़ी बातें करते हैं। तभी जॉन को पता चलता है कि उनका बेटा नाथन कुछ देर के लिए चोरी छिपे बंकर से बाहर चला गया था। गुस्से और डर से भरे जॉन भी यह समझते हैं कि नाथन इतने सालों से बंकर के अंदर की जिंदगी जीकर थक चुका है। फिर भी वह नाथन को दोबारा बाहर न जाने की सख्त चेतावनी देते हैं। डांट सुनकर नाथन चुपचाप वहां से चला जाता है और उदास होकर एक कपड़े पर अपने हाथों से बनाए हुए स्टार्स देखने लगता है, जिन्हें वह खुले आसमान की याद में सहेज कर रखता है। अगले दिन रेस्क्यू टीम सर्वाइवर्स के एक समूह के साथ लौटती है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि जगह की कमी के कारण कई लोगों को वहीं छोड़ना पड़ा है, जिससे अगली टीम को भेजने को लेकर फिर से बहस भड़क जाती है। इसी बीच जॉन अपने पार्टनर के साथ फैसिलिटीज की जांच करते हुए बंकर की दीवारों में खतरनाक दरारें बनती हुई देखते हैं। हालात की गंभीरता समझने का मौका भी नहीं मिलता कि अचानक एक विनाशकारी भूकंप पूरे बंकर को हिला देता है। पूरा बंकर तेजी से ढहने लगता है। अफरा तफरी में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जॉन किसी तरह खुद को संभालते हुए ढहते हुए बंकर में एलिसन को ढूंढते हैं। फिर दोनों मिलकर नाथन को खोजने लगते हैं। आखिरकार वे उसे एक जगह रेडिएशन के असर से बुरी तरह घायल और मुश्किल से सांस लेता हुआ पाते हैं। ये समझते हुए कि बंकर अब सुरक्षित नहीं रहा और वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, वे तेजी से जरूरी सप्लाईज इकट्ठा करते हैं, गैस मास्क पहनते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी एग्जिट पूरी तरह भर चुका होता है। वहां लोगों की भीड़ जानलेवा हो चुकी होती है। मजबूरी में उन्हें पूर्वी टनल से निकलना पड़ता है। आखिरी सेकंड में वे जैसे तैसे बाहर निकलते हैं और उनके निकलते ही पीछे पूरा बंकर ढहकर तबाह हो जाता है। सारे लोग जान बचाने के लिए समुद्र की ओर भागने लगते हैं। इसी भगदड़ के बीच रास्ते में जॉन और उनके परिवार को बुरी तरह से घायल डॉक्टर अमीना मिलती है। वे उन्हें बचाकर अपने साथ ले लेते हैं और किसी तरह भागकर बीच तक पहुंचते हैं, जहां लाइफ बोट्स खड़ी होती हैं। लेकिन लाइफ बोट्स में चढ़ने के लिए पहले ही लोगों में हिंसक लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। इसी अफरा तफरी में किसी का हाथ जॉन का भी मास्क खींच लेता है। फिर भी वे किसी तरह एक लाइफ बोट तक पहुंचते हैं और उसमें समा सकने वाले लोगों को ठूंसकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन हालात बदतर होते जाते हैं। कुछ ही देर में एक सुनामी की लहरें बीच पर बचे सारे लोगों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। उन्हीं में से कुछ विशाल लहरें लाइफ बोट से भी टकराती हैं, जो किसी भी पल उसे पलट सकती हैं। फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी लाइफ बोट बच जाती है और वे लोग बिना किसी साफ मंजिल के समुद्र में बहते रहते हैं। उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का खाना और पानी ही होता है और आइसलैंड भी अब पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। ऐसे में यूरोप ही उनका एकमात्र रास्ता बचता है, इसलिए वे इंग्लैंड की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। इसी सफर के दौरान नाथन कई सालों बाद खुला आसमान और चमकते तारों को देखता है और उस पल को महसूस करता है जिसे वह सालों से महसूस करना चाहता था। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार उनकी लाइफ बोट लिवरपूल के खंडहरों तक पहुंच जाती है, जहां समुद्र का स्तर बढ़ने से शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका होता है। वे लोग चप्पुओं के सहारे बोट को शहर के किनारे तक पहुंचाते हैं और वहीं उतरकर आसपास खाने पीने की चीजें ढूंढने का फैसला करते हैं। शुरुआत में शहर वीरान लगता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि बड़ी संख्या में सर्वाइवर्स वहां एक गवर्नमेंट बंकर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके पास ऑफिशियल पास नहीं है। उन्हें सेना बेरहमी से अंदर जाने से रोक रही होती है। कुछ देर के लिए एलिसन को अंदर जाने की इजाजत मिलती है, लेकिन उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति अपना पास खो चुका होता है। वह जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है और उसे गोली मार दी जाती है। उसी पल एक नया रेडिएशन स्टॉर्म भी पास आता दिखाई देता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। मजबूरी में गैरेटी परिवार डॉक्टर अमीना के साथ वहां से भाग निकलता है। तभी उनकी मुलाकात सैमुअल नाम के एक आदमी से होती है। वह जॉन की घड़ी के बदले उन्हें लंदन तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। चारों उसकी वैन में बैठते हैं और पीछे आते स्टॉर्म से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वे लोग जंगल में थोड़ी देर आराम करने और आगे के सफर की योजना बनाने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी आसमान से अनगिनत उल्काओं की बारिश शुरू हो जाती है। घबराहट में सभी जान बचाने के लिए पेड़ों को पकड़कर लिपट जाते हैं। इसी दौरान सैमुअल अपनी वैन को बचाने के लिए खुले मैदान में दौड़ पड़ता है, लेकिन इसी कोशिश में उसकी मौत हो जाती है। उल्काओं की इस बारिश में उसकी वैन भी पूरी तरह तबाह हो जाती है। शोक मनाने का समय नहीं होता। समूह को मजबूरन बचे खुचे सप्लाईज उठाकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है, एक ऐसी दुनिया में जो हर पल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। एक लंबी और थका देने वाली पैदल यात्रा के बाद आखिरकार वे लंदन पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एलिसन की बहन मैकेंजी से होती है, जो एक हॉस्पिटल के सील किए गए हिस्से में कुछ मरीजों की सुरक्षा कर रही होती है। जनरेटर और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की मदद से मैकेंजी ने उस जगह को रेडिएशन से सुरक्षित बनाए रखा होता है। इतने लंबे समय बाद पहली बार गैरिटी परिवार को कुछ पलों की शांति नसीब होती है। वे साथ बैठकर खाना खाते हैं
बातें करते हैं और कुछ घंटों के लिए यह भूल जाते हैं कि दुनिया खत्म होने की कगार पर है। लेकिन उसी रात जॉन की हालत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। आखिरकार जॉन एलिसन को अपनी बीमारी के बारे में सच्चाई बताते हैं कि उनकी बीमारी टर्मिनल है और उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर एलिसन टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि क्यों ना वे सब यहीं रुक जाएं, लेकिन जॉन मना कर देते हैं। जॉन चाहते हैं कि उनकी पत्नी और बेटा एक बेहतर और सुरक्षित जगह तक पहुंचे, चाहे इसकी कीमत उन्हें खुद क्यों ना चुकानी पड़े। नाथन के अच्छे भविष्य की इसी उम्मीद से आखिरकार वे फ्रांस में क्रेटर की ओर जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन मैकेंजी उन्हें फ्यूल और रास्तों की जानकारी देती है और साथ ही एक बंदूक देकर सख्त चेतावनी देती है कि वे रास्ते में किसी के लिए ना रुकें। वे बिना देर किए अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान कुछ हथियारबंद लुटेरे अचानक उन पर घातक हमला कर देते हैं। जॉन पूरी ताकत से पलटवार करते हैं और किसी तरह हमलावरों को मार गिराते हैं। उनका परिवार तो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन गोली लगने से डॉक्टर अमीना की वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह वे लोग उन्हें दफना देते हैं और बिना ज्यादा रुके गहरे दुख के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार वे एक समुद्र तट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा उन्हें अंदर तक हिला देता है। समुद्र पूरी तरह गायब हो चुका होता है और उसकी जगह एक सूनी रेगिस्तान जैसी जमीन फैल चुकी होती है। वे लोग उसी रेगिस्तानी जमीन में आगे बढ़ते रहते हैं। आगे उन्हें बहुत सारी अबैंडन्ड कारें और बेहाल लोग दिखाई देते हैं। फ्रांस पहुंचने के लिए उन्हें एक बेहद संकरा और खतरनाक पुल पार करना पड़ता है, जो एक गहरी खाई के ऊपर लटका होता है। वे हिम्मत जुटाकर बाकी लोगों के साथ इस टूटते हुए पुल को पार करते हैं। तेज हवाओं के बीच कई लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद गैरिटी परिवार एक दूसरे का हाथ थामे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एहसास होता है कि इस जमीन पर अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। तभी अचानक एक आदमी बंदूक के साथ सामने आता है। वह अपना नाम डेनिस बताता है और उन्हें अपनी वैन में बैठाकर अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाता है। डेनिस उन्हें समझाता है कि कैसे सोलर पावर और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की मदद से वह अपने परिवार को जिंदा रखे हुए है। उसके साथ रेडिएशन की वजह से लकवाग्रस्त हो चुकी पत्नी जूलिया और उनकी बेटी कैमिली रहती है। साथ बैठकर खाना खाते हुए डेनिस बताता है कि फ्रांस अब 2 गुटों में बंट चुका है, जो क्रेटर के नियंत्रण के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब उसे प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाने लगा है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि वहीं ह्यूमैनिटी का भविष्य छिपा है। उसी रात नेथन और कैमिली के बीच एक मासूम लेकिन गहरी बातचीत होती है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक खास रिश्ता बनने लगता है। अगली सुबह डेनिस जॉन को सुरक्षित रास्तों और सावधानियों के बारे में बताते हैं और अपने कमांडर दोस्त की फोटो देकर उनसे मिलने कहते हैं, जो आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकता है। अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित डेनिस जॉन से विनती करते हैं कि वे कैमिली को भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि उनकी पत्नी जूलिया यात्रा नहीं कर सकती और वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। खतरे के बावजूद एलिसन और जॉन इसके लिए तैयार हो जाते हैं। कैमिली रोती हुई अपने माता पिता को अलविदा कहती है और गैरिटी परिवार के साथ निकल पड़ती है। चारों लोग क्रेटर की ओर बढ़ते हुए युद्ध क्षेत्र की फ्रंट लाइन तक पहुंचते हैं और कुछ देर वहीं रुककर आराम करते हुए इन कठिन हालात के बीच भी कुछ अच्छे पल साझा करते हैं। तभी कुछ हथियारबंद सैनिक वहां आकर उन्हें घेर लेते हैं। कैमिली उन्हें बताती है कि उसके पिता कमांडर के दोस्त हैं। सैनिक चेतावनी देता है कि आगे बेहद खतरनाक युद्ध भूमि है, लेकिन जॉन की विनती पर वह सैनिक उनकी मदद के लिए मान जाता है और उन्हें गोलियों से भरे इलाके से सुरक्षित निकाल देता है। आगे पैदल चलते हुए वे एक कैंप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जिस कमांडर से उन्हें मिलना था उसकी मौत हो चुकी है। सैनिक आगे उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। फिर भी जॉन मुख्य अधिकारी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, तो उनका दर्द देखकर अधिकारी आखिरकार उन्हें क्रेटर तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें अन्य बचे लोगों के साथ एक बस में आगे भेज दिया जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन पर फिर हमला हो जाता है। हमलावर ड्राइवर को मार देते हैं और सभी लोगों को बस से बाहर निकालने लगते हैं। जॉन सबसे आखिर में उतरते हैं और अंदर मौजूद बंदूकधारी से भिड़कर उसे वहीं मार गिराते हैं। बाहर खड़े हमलावरों को भी बाकी लोग मिलकर खत्म कर देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जॉन के पेट में गोली लग जाती है। मजबूरी में अलिसन गाड़ी चलाती है और पूरी रफ्तार से उन्हें मंजिल की ओर ले जाती है। एक लंबी चढ़ाई के बाद जब सड़क खत्म हो जाती है तो उन्हें फिर से पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। जॉन की हालत भी तेजी से बिगड़ती जा रही होती है। फिर भी वे किसी तरह उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार उस क्रेटर तक पहुंच जाते हैं। वहां का नज़ारा अविश्वसनीय होता है। उपजाऊ जमीन, साफ पानी, हरियाली और नई जिंदगी के संकेत। डॉक्टर अमीना की थ्योरी सच साबित होती है। इंसानियत की दोबारा शुरुआत का मौका उनके सामने होता है। जॉन को सुकून मिलता है कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया और अपने परिवार को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया है। वहीं उसी नई दुनिया की दहलीज पर जॉन अपनी पत्नी और बेटे की बाहों में दम तोड़ देते हैं। नाथन रोते हुए अपने पिता की आखिरी यात्रा के लिए प्रार्थना करता है। सब उन्हें अंतिम विदाई देते हैं।
उसके बाद एलिसन, नेथन और कैमिली एक साथ उस क्रैटर के भीतर की ओर बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वे एक नई शुरुआत कर सकें। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।